वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले कई वीडियोज आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, रेस्पिरेशन पूरा आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, अब आज हम अगली लाइफ प्रोसेस जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विभिन्न पदार्थ जो शरीर में एक जगह पर निर्मित होते हैं या एक जगह पर जिनको एब्जॉर्ब किया जाता है, वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो वी कैन डिफाइन द ट्रांसपोर्टेशन एज ए वाइटल एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन कैसे करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इज ए वाइटल एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन इज ए वाइटल एक्टिविटी या वाइटल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब और synthesized in one part of the body is moved to another parts of the body। ठीक है, तो हाउ कैन वी डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन can be defined as a vital process in which a substance which is absorbed or synthesized in one part of the body is moved to another part of the body। It means कि शरीर में कहीं पर भी कोई पदार्थ बन रहा है या एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उस पदार्थ का पूरे शरीर के विभिन्न भागों में जो स्थानांतरण होता है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। लाइक इन आवर बॉडी, फूड इज डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन स्टमक एंड एलिमेंट्री कैनाल, एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन दिस डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है। हमारे शरीर में एक जगह पर भोजन का पाचन होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर वहां से पूरे शरीर में ये भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जो होती है वो अलग अलग होती है। In animals, transportation process is well developed as compared to the plants. In plants, the transportation process takes place through the specialized tissues. These tissues forms the vascular bundle, and especially two types of tissues are there who helps in the transportation. These tissues are xylem and phloem, which you have already studied in the class 9th. So first we'll see transportation in the plants. So transportation in the plants. In plants, transportation is not as effective as
इन द एनिमल्स। जितना अच्छे तरीके से एक वेल डेवलप्ड सिस्टम एनिमल्स में होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उतना इफेक्टिव प्रभावी सिस्टम जो है वह प्लांट्स में नहीं होता है। बट इन हायर प्लांट्स, जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं, दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज which helps in the transportation of various substances from one part of the body to another part of the body, and these specialized tissues forms the vascular bundle in the higher plants। तो higher plants में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। These vascular bundles are composed of two types of tissues, xylem and phloem। वैस्कुलर बंडल किससे बना होता है, दो टिश्यूज से बना होता है, जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर and dissolved minerals, and phloem tissue helps in transportation of food and hormones। ठीक है, तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें एक वेल डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल होता है। उस वैस्कुलर बंडल में दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनकी संरचना के बारे में पूरा आपने क्लास 9th में जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें आपने पूरा पढ़ा होगा। ठीक है, अब फंक्शन भी आपने पढ़ा होगा कि जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स, वेयर एज फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ द स्टेम and at the tip of the root, so from there they are transported to the active sites। तो ये हो गया वैस्कुलर बंडल। अब हम पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। पौधों में किस प्रकार से जल और जो खनिज तत्व होते हैं उनका स्थानांतरण या परिवहन होता है। तो अभी अभी हमने बताया कि जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। तो जाइलम क्या होता है, ये जाइलम टिश्यू, दिस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यू स्वयं 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। वो 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन है वो देख लीजिए। जो सबसे पहली कोशिका होती है वह होती है ट्रैकिड्स, उसके बाद दूसरी होती हैं वेसल्स, फिर तीसरी होती है जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथी जो कोशिका होती है वह होती है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ये बना होता है कौन, जाइलम टिश्यू। ठीक है, ट्रैकिड्स और वेसल्स जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वेसल्स आर एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वेसल्स क्या होती हैं, वेसल्स आर एब्सेंट इन द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स।
whereas tracheids are present in both flowering and non-flowering plants. संरचना देख लेते हैं एक फिगर के माध्यम से। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार की सेल्स से मिलकर के बना होता है। उन 4 प्रकार की सेल्स में हमने बताया कि ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होती है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। तो ट्रैकीड्स जो होती हैं दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ नैरो ल्यूमेन, पतली महीन नलिका के रूप में होती हैं जिस नलिका का व्यास जो होता है वो कम होता है। ठीक है। ट्रैकीड्स आर दी मेन cells which helps in the transportation of water and minerals in the non-flowering plants. Non-flowering plants में ट्रैकीड ही होता है जिसके द्वारा क्या होता है, ये पानी इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जो अपुष्पी पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वेसल्स आर एब्सेंट इन द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो अपुष्पी पौधे हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं उनमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। वेसल्स दीज आर आल्सो ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग ए लार्ज ल्यूमेन। ये भी ट्यूब जैसी ही संरचना होती है लेकिन इसका जो व्यास होता है ये मोटी नलिका के जैसी होती है। ट्रैकीड कैसी होती है? पतली नलिका के जैसी। और वेसल कैसी होती है? ये मोटी नलिका के जैसी होती है। वेसल्स आर दी मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें वेसल्स जो होती हैं वो जल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ऑल्दो द ट्रैकीड्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है। इसके अलावा इन दोनों की सहायता करने के लिए जाइलम पैरेन्काइमा होती है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं और डेड टिश्यूज होते हैं विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द जाइलम टिश्यू। जो जाइलम टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जाइलम की संरचना हो गई। ठीक है। अब देखते हैं कि जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण कैसे होता है और फिर उसके बाद अवशोषित जल किस प्रकार से पौधे में ऊपर चढ़ता है। ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से जड़ों के द्वारा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो दिस फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ टीएस ऑफ रूट। ये जड़ के ट्रांसवर्स सेक्शन को दर्शा रहा है। देयर आर some hair-like structures which arises from the epidermis of the root। जो epidermis होता है जड़ का यानी बाह्य त्वचा जो जड़ की होती है उससे कुछ हेयर के जैसी संरचनाएं निकलती हैं which are embedded in the soil particles। जो मिट्टी के कणों के बीच में क्या होती हैं? धसी होती हैं और ये यूनिसेलुलर होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं। ठीक है। तो द सॉइल वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द रूट हेयर्स। कहाँ पर जाता है? रूट हेयर्स में जाता है। फ्रॉम द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा दिस वाटर इंटर्स इनटू द कार्टेक्स सेल। ये सेल्स जो हैं ये कार्टेक्स सेल हैं। फ्रॉम वन कार्टेक्स टू अनदर कार्टेक्स सेल
दिस वाटर कम्स इनटू द जाइलम टिश्यू। ठीक है, अब ये होता कैसे है वो जान लीजिए कि जब रूट हेयर में सॉइल वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म बिकम्स लो, whereas the concentration of cytoplasm of neighboring cortex cell is high। कार्टेक्स सेल के साइटोप्लाज्म की जो सांद्रता है वो अधिक होती है, लेकिन रूट हेयर की कम होती है क्योंकि ये जल को अवशोषित कर लिया। तो बिकॉज ऑफ दिस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इंटर्स इनटू द नेबरिंग कार्टेक्स सेल, and as the water enters inside the neighboring cortex cell, the concentration of cytoplasm becomes low and the neighboring cortex cell have a high cytoplasmic concentration. Thus, by the process of osmosis, water moves from one cortex cell to another, from another to another cell and reaches up to the xylem tissue। ठीक है, तो कैसे मूव करता है कि रूट हेयर्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब सॉइल वाटर, मिनरल्स आर डिजॉल्व्ड इन दैट, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर reaches up to the xylem by the process of osmosis। ठीक है, ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा जल जो होता है वो जाइलम तक पहुंचता है। अब इसके बाद देखते हैं जब जाइलम तक जल पहुंच गया तो उसके बाद ऊपर कैसे चढ़ता है, यानी एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप देखते हैं। अब आप देखे होंगे कि जो पौधे होते हैं उनकी लंबाई बहुत होती है। कुछ पौधों की लंबाई तो लगभग 30-35 फीट तक होती है, 40 फीट तक होती है। ठीक है, 40 मीटर तक होती है, और उनमें जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल होता है वह अगेंस्ट द ग्रेविटी reaches up to the tip of the plant। ग्रेविटी के विपरीत जल जो होता है वह सबसे ऊपर वाली पत्ती तक पहुंचता है। तो दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द प्लांट्स इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। तो यू कैन डिफाइन एसेंट ऑफ सैप एज the upward movement of water and minerals against the gravity in plants is known as ascent of sap। ascent of sap क्या है कि जल और खनिज तत्वों का पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर गति करना, यही क्या है एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण। ठीक है, अब आप सोचेंगे किस तरीके से ये चढ़ता है। 40 मीटर 50 मीटर लंबे पौधे हैं और जल वहाँ तक ऊपर तक जा रहा है, ग्रेविटी के विपरीत जा रहा है और अपने आप हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कोई उसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। हाँ, मैकेनिज्म है, और वो ऐसा मैकेनिज्म है कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए ढेर सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, कई सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन उसमें से एक सिद्धांत जो वेल एक्सेप्टेड है, जो डिस्क्राइब करता है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स मूव अपवर्डली अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द प्लांट्स, वो सिद्धांत ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी कहलाता है। ट्रांसपिरेशनल पुल theory। This theory is very important and widely accepted by the botanists, and this theory describes about the ascent of sap। तो अब ये आप
सोचेंगे कि ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी क्या है, तो ट्रांसपिरेशन जानते हैं, ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधे के वायवीय भागों से, जड़ छोड़ करके तना और पत्ती, इन भागों से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ठीक है, और ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी कहती है कि बाय द कॉन्टिन्यूअस लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स a suction pressure is created which helps in the movement of water and minerals upwardly against the gravity। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी क्या कहती है कि बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन इन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ए सक्शन pressure is created and because of that water and minerals moves upwardly। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें इसको, तो डायग्राम के द्वारा समझते हैं कैसे। ये मान लीजिए पौधे की पत्तियां हैं और ये उसका तना है। ठीक है, तो अब पत्तियों से क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाटर का लॉस होगा। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या होगा कि डिमांड ऑफ वाटर बढ़ेगा। ठीक है, और ये मान लीजिए कि जाइलम है। ठीक है, क्या है? जाइलम है। तो अब ये क्या करेगा कि वाटर का डिमांड जब बढ़ेगा तो वाटर जा रहा है लगातार। ठीक है, वाटर जा रहा है और वाटर का फिर लॉस भी हो रहा है, तो वाटर इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो पानी जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंच रहा है। ठीक है, और लगातार पानी का लॉस भी हो रहा है। ठीक है, ओनली 5% ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स। 90 to 95% ऑफ वाटर इज ट्रांसपिरेटेड बाय द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। केवल 5% जो पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है, उस पानी का केवल 5% पौधे यूज करते हैं। 90 से 95% पानी जो होता है वो पत्तियों के द्वारा हवा वायुमंडल में पुनः वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसके कारण जो एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर क्रिएट होता है जो जाइलम सेल्स होती हैं उन पे, और उस प्रेशर के कारण इसी को कहा जाता है ट्रांसपिरेशनल पुल या सक्शन प्रेशर कह सकते हैं, सक्शन प्रेशर। और इसी प्रेशर के कारण पानी जो होता है वो लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। इन दिस प्रोसेस addition and cohesion force of water also plays a very important role। इस प्रोसेस में जो जल का ससंजक और आसंजक बल होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी एक बार फिर से समझ लें कि बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स a suction pressure is created which helps in the upward movement of the water and minerals against the gravity।
and this whole process is known as transpirational pull theory. In this process, addition and cohesion force of the water also plays a very important role. ठीक है, तो यही पूरा आपका ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी है। ट्रांसपिरेशन क्या है वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड हार्मोन्स। तो लेट अस सी अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड हार्मोन्स। तो इन प्लांट्स food is prepared in the leaves by the process of photosynthesis, and from the leaves this prepared food is distributed throughout the plant with the help of phloem tissue. Similarly, hormones are formed in the tip of shoot and tip of root, and from there the hormones are distributed throughout the body of plants. तो पौधों में क्या होता है, भोजन पत्तियों में बनता है और वहीं पत्तियों से भोजन पूरे पौधे में जाता है, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। और हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, वो या तो तने के ऊपरी शीर्ष भाग पर बनते हैं या तो जड़ के शीर्ष भाग पर बनते हैं, और वहां से ये हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, फ्लोएम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो फ्लोएम क्या है, इट इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू। क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट्स। अगर फ्लोएम देखें तो फ्लोएम इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। उसमें सबसे पहली होती हैं सीव ट्यूब्स, दूसरे प्रकार की सेल होती हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तीसरे प्रकार की सेल्स होती हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथे प्रकार की सेल्स होती हैं फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की सेल्स से मिलकर के फ्लोएम बना होता है, ठीक है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर चारों का, तो सीव ट्यूब जो होती है वो इस तरीके से होती है, सेल्स होती हैं जिनकी जो बीच की भित्ति होती है, वो भित्ति जो होती है वो ट्रांसवर्स वॉल जो होती है वो डिजॉल्व हो चुकी होती है और उसमें पोर्स क्रिएट हो गए होते हैं, ठीक है। और जो मिनरल्स होते हैं और जो फूड होता है वो फूड इसी के द्वारा जो है वो फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वॉल्स आर डिजॉल्व्ड, फॉर्मिंग ए सीव लाइक स्ट्रक्चर, और इस तरीके से ये संरचना हो जाती है। किसकी हो जाती है, ये आपके फ्लोएम टिश्यू की, ठीक है। तो ये सेल्स किसको शो कर रही है, सीव ट्यूब को शो कर रही है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा क्या होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स भी इस तरीके से होती हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स के बाद में जिनको सखी कोशिकाएं या सहचर कोशिकाएं भी कहा जाता है, ये कंपेनियन सेल्स हो गए। इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इस तरीके से, ठीक है। जैसे जाइलम में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं वैसे फ्लोएम में भी फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है। तो ये तीसरे प्रकार की सेल्स होती हैं। उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, दीज आर दी स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज। कैसे होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सीव ट्यूब हो गई, ठीक है।
कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की सेल्स से मिलकर के फ्लोएम बना होता है। ठीक है, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका होता है, फूड और हार्मोन्स का। अब होता कैसे है वो जान लीजिए कि पत्तियों में भोजन बनता है तो कंसंट्रेशन ऑफ फूड इज हायर इन द लीव्स एंड मूवमेंट ऑफ फूड टेक्स प्लेस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पर भोजन का अधिक मात्रा होगी वहाँ से कम मात्रा की तरफ भोजन मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। इन दिस प्रोसेस सम ATP मॉलिक्यूल्स आर आल्सो यूज्ड। तो कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ फूड टेक्स प्लेस from the higher concentration to the lower concentration with the help of phloem. In this process some ATP molecules are also used. This process is known as osmotic diffusion. तो पत्तियों में concentration ज़्यादा है, उसके neighboring cells में कम होता है, तो भोजन पत्तियों से neighboring cell में आता है, neighboring cell से फिर phloem में कम होता है concentration तो phloem में आ जाता है, फ्लोएम से आने के बाद अब फ्लोएम में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया जब भोजन आ गया तो, लेकिन उसके बगल में कोशिकाओं में भोजन कम है तो फ्लोएम से फिर भोजन कोशिकाओं में चला जाता है, कोशिकाओं में फिर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, भोजन से एनर्जी बनाया जाता है तो वहाँ पर भोजन जो है वो कंज्यूम किया जाता रहता है, वहाँ पर लगातार भोजन की कमी बनी रहती है तो वो लगातार फ्लोएम से भोजन लेती रहती हैं। फ्लोएम अपनी नेबरिंग सेल्स से लेता है, नेबरिंग सेल्स कौन सी होंगी, आपकी पत्तियों की होगी। तो इस तरीके से भोजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो दिस इज होल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।